बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 15। अमीर जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर बड़ी तेजी से मर्व की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन अभी वो रे शहर से दूर ही थे कि सुल्तान अल परसलान के भेजे हुए मुखबिरों ने उन्हें जाकर उनकी राह रोकी। उन्हें देखते ही जिदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रोक दिया। जब वो मुखबिर करीब गए तो उन्हें पहचानने के बाद जिदाक बिन तुगराई ने उन्हें मुखातिब किया। आने वाले मोहतरम मुखबिरों, मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे लिए सुल्तान का कोई अहम पैगाम लेकर आए हो, इसलिए कि तुम्हारे आने के रुख से मैं बहुत कुछ जानने में कामयाब हो चुका हूं। इस पर एक मुखबिर बोल पड़ा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, आपके अंदाजे दुरुस्त हैं। हमें सुल्तान अल परसलान ने आपकी तरफ रवाना किया है। रे शहर में सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को खबर हो चुकी है कि आप और अमीर सादुदौला गोहर दोनों गुर्जिस्तानियों और रोमनों के साथ बरसरे पैकार हैं। लिहाजा आप दोनों की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए उन दोनों ने सलाह व मशवरा किया कि इस गैर मौजूदगी में सुल्तान अल परसलान पर हमलावर होकर उसे जेर कर लिया जाए और फिर सुल्तान को जेर करने के बाद आप दोनों से निपटा जाए। ये खबरें हमने सुल्तान अल परसलान तक पहुंचा दी हैं। सुल्तान अल परसलान अब तक अपने लश्कर के साथ मर्व से रे की तरफ कूच कर चुके होंगे। आपके लिए हुक्म यह है कि आप मर्व का रुख ना करें, बल्कि रे के नवाह में किसी महफूज जगह घात में बैठ जाएं और मुखबिरों के जरिए सुल्तान के लश्कर और उसकी नकलो हरकत पर निगाह रखें। और जब सुल्तान रे के नवाह में खेमा जन हो और सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी मुकाबला करने के लिए उनके सामने आए तो जंग होने का इंतजार करें। जंग जब अपने आरूज पर आए तो सुल्तान का हुक्म है कि आप दोनों घात से निकलकर सुलेमान और अमीदुल मुल्क पर हमलावर हो जाएं। इस तरह सुल्तान का ख्याल है कि उनकी कामयाबी यकीनी होगी। सुलेमान और अमीदुल मुल्क को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। ये पैगाम सुनकर जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक उस खबर से वो लुत्फानंदोज होता रहा। फिर वो मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, रे यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने लश्कर के साथ थोड़ा सा आगे जाकर मुनासिब जगह घात लगाऊंगा। वो जगह भी मेरे ख्याल में महफूज होगी, इसलिए कि रे के नवाह में जो जंगल है मैं उसी को अपना मस्कन बनाऊंगा। तुम सब हमारे साथ चलो, एक रात वहां आराम करना। उसके बाद मैं तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाता हूं कि तुम सब मुझे सुल्तान के लश्कर के महल्ले वकू और उसकी नकलो हरकत से आगाह करो। उसके बाद जिदाक बिन तुगराई ने सादुदौला गोहर की तरफ देखा और पूछा, सादुदौला मेरे भाई, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? सादुदौला गोहर ने जिदाक बिन तुगराई की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर मुतमईन अंदाज में जिदाक बिन तुगराई ने वहां से अपने लश्कर को कूच करने का हुक्म दिया था। बड़ी तेजी के साथ वो रे शहर के नवाह में आया और एक मुनासिब जगह वो अपने लश्कर के साथ घात लगा गया था। रे शहर में सुलेमान और उसके वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को भी खबर हो चुकी थी कि उनकी जंगी तैयारियों की खबरें सुल्तान अल परसलान तक पहुंच चुकी हैं और ये कि सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ मर्व से निकलकर बड़ी बर्क रफ्तारी से रे शहर का रुख कर रहा है। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने उसे अपने लिए गनीमत जाना और रे शहर से बाहर निकलकर अपने जर्रार लश्कर के साथ खेमा जन हो गए थे। सुलेमान और अमीदुल मुल्क ने बाहम मशवरा करने के बाद ये फैसला किया था कि रे शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ खेमा जन होते हैं। अगर जंग में उन्हें कामयाबी होती है तो वो दूर तक सुल्तान अल परसलान का ताकुब करेंगे और अगर उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है तो फौरन वापिस मुड़ेंगे और सुल्तान अल परसलान के मुकाबले में रे शहर में महसूर होकर अपनी जानें बचा लेंगे और सुल्तान अल परसलान को एक ना खत्म होने वाली जंग में उलझा कर रख देंगे। रे शहर से बाहर खेमा जन होकर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने बड़ी तेजी से जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। उधर रे शहर के नवाह में घात लगाने के बाद जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर के जासूस और मुखबिर भी हर लम्हे की खबरें रे शहर और उसके अलावा सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी और उसके लश्करियों के मुतालिक भी खबरें पहुंचा रहे थे। 2 रोज बाद सुल्तान अल परसलान भी अपने लश्कर के साथ रे शहर पहुंचा। उसने जब देखा कि उसका इस्तकबाल करने के लिए सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी पहले ही रे शहर के बाहर निकलकर खेमा जन हुए हैं तो सुल्तान ने भी उनके सामने अपने लश्कर को खेमा जन होने का हुक्म दे दिया था। सुलेमान और अमीदुल मुल्क ने जब देखा कि उनका जो लश्कर है वो उस लश्कर से कई गुना बड़ा है जो कि सुल्तान अल परसलान अपने साथ लेकर आया है, तो उनके हौसले और वलवले पहले की निस्बत मजीद जवान हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि जिस मुख्तसर से लश्कर को सुल्तान अपने साथ मर्व से रे लेकर आया है उसे तो वो पलों के अंदर शिकस्त देकर रख देंगे। पर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को यह खबर ना थी
कि जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों ही गुर्जिस्तान और रोमनों की मुहिमों से फारिग होने के बाद रे शहर के नवाह में ही घात लगाए हुए हैं और उनकी एक एक हरकत व सकनात पर उनके मुखबिर निगाह रखे हुए हैं। जिस वक्त सुल्तान अल्परसलान के लश्करी अपने पड़ाव को आखिरी शक्ल दे रहे थे, सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर में जंग के तबल और दफें बज उठी थी। उस सूरत हाल को देखते हुए सुल्तान अल्परसलान ने भी अपने लश्कर में जंग के तबल बजवा दिए थे। साथ ही उसने साद बिन मंसूर, निजामुल मुल्क तूसी, जामे आर्मनी को लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया था। अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को भी, जो अभी नाबालिग था, सुल्तान अल्परसलान ने जंग का तजर्बा हासिल करने के लिए निजामुल मुल्क तूसी के हाथ लगा दिया था, ताकि आने वाले दौर में वो एक मंझा हुआ मुजाहिद बनकर नमूदार हो। जिस वक्त जामे अरबनी, साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी मलिक शाह सल्जोकी के साथ अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, ऐन उस वक्त सुल्तान अल्परसलान, जो अपने घोड़े पर सवार था, नीचे उतरा। कुछ देर वो अजीब से अंदाज में आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में कुछ कहता रहा। उसकी आवाज कपकपा रही थी, आंखों में एक तरह की अजीब बेबसी और आजिज़ी थी। फिर वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा सजदा रेज हुआ और अपने खुदावंदे कुद्दूस को मुखातिब करते हुए दुआ कर रहा था। दुआ करने के बाद सुल्तान अल्परसलान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर उसने अजीब से अंदाज में आसमान की तरफ देखा, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसके बाद अपने लश्कर की तंजीम का वो जायजा लेने लगा था। सुल्तान अल्परसलान ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा, दूसरा साद बिन मंसूर की कमानदारी में था, जो अल्परसलान के मरकजी हिस्से के दाएं जानिब रखा गया था। तीसरा हिस्सा जामे अरमनी की कमानदारी में था, जिसे मेसरा का कमानदार बनाया गया था। चौथा हिस्सा वजीर निजामुल मुल्क तूसी की सरकर्दगी में दिया था और सुल्तान अल्परसलान ने अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को उसके साथ लगाया था और उन दोनों के जिम्मे यह काम था कि वो अपने लश्कर की पुश्त पर अपने पड़ाव की खूब हिफाजत करेंगे। ये सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद सुल्तान अल्परसलान अपने हिस्से के लश्कर के सामने आ गया और सामने देखते हुए बड़ी बेचैनी से सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की नकलो हरकत पर निगाह रख ली। शायद सुल्तान सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर पर हमला करने में पहल नहीं करना चाहता था। जंग की इब्तदा वो चाहता था कि उन्हीं लोगों की तरफ से हो, इसीलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर इंतजार करने लगा था। ये सूरत हाल देखते हुए सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपने लश्कर को पेशकदमी करने का हुक्म दिया। उन्होंने भी सुल्तान अल्परसलान की तरह अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया था। उसके बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के वो तीनों हिस्से सुल्तान अल्परसलान के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। सुल्तान ने उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर रद्द अमल का इजहार किया। उसने भी देर नहीं लगाई, बल्कि वो खुद साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के साथ सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर पर हमलावर हो गया था। सुल्तान अल्परसलान, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के जवाबी हमले करने से मैदान जंग में बड़ी तेजी के साथ तजस्सुस का फरेब बिखरने लगा था। उम्र की बहारें और शबाब हुस्न गुरेजा और फानी होने लगा था। दोनों लश्कर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करने लगे थे कि दूसरे को अपने सामने जेर करते हुए अपनी कामयाबियों और कामरानियों को यकीनी और वाज़ेह बनाए। ऐसे में जबकि सुलेमान और अल्परसलान के लश्करियों में जंग अपने जोर पर थी, सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्कर के दाएं जानिब अचानक जोरदार आवाजों में तकबीरें बुलंद हुई थी। फिर देखते ही देखते उस समत से जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ था। उसके बाद बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा और सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के दाएं पहलू पर वो हमलावर हो गया था। अपने लश्कर के साथ जिदाक बिन तुगराई सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर में इस तरह घुसता चला गया था, जिस तरह गहरी फैली धुंध में अचानक नमूदार होने वाले सूरज की किरणें घुसती चली जाती हैं। जिदाक बिन तुगराई के हमलावर होने के थोड़ी ही देर बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के बाएं जानिब भी जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद हुई। उसके बाद देखने वाली निगाह ने देखा सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की बाएं जानिब अमीर सादुद्दौला गोहर अपने लश्कर के साथ हमलावर हुआ था और जिदाक बिन तुगराई ही के अंदाज में उसने सुलेमान के लश्कर के बाएं पहलू पर बड़े जबरदस्त अंदाज में यलगार कर दी थी। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर के दाएं जानिब जिदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से अमीर सादुद्दौला गोहर के इस अंदाज में हमलावर होने के बाइस सुल्तान अल्परसलान, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लश्करियों ने भी एक नई करवट ली। फिर वो भी सामने की तरफ से शोरे कयामत की तरह सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर पर टूट पड़े थे। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने एक दानिशमंदी का काम किया।
और वो इस तरह के उनके लश्कर के कुछ हिस्से बिल्कुल सुलेमान के लश्कर की पुश्त की तरफ फैलते चले गए थे। शायद ये सारा मामला ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले से तय करने के बाद अमल में लाए थे। उनके लश्कर के कुछ हिस्सों का पुश्त की तरफ जाना इस बात की निशानदही करता था कि उन्होंने एक तरह से शिकस्त की सूरत में सुलेमान और अमीदुल मुल्क के लश्करियों की रे शहर की तरफ भागने की सारी राहें मसदूद कर दी हैं। मैदान जंग में अब चारों तरफ मौत रक्स करने लगी थी। थोड़ी देर पहले तक सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी दोनों ही पुरसकून और बेफिक्र थे, इसलिए कि सुल्तान अल परसलान के जिस लश्कर के साथ वो टकराए थे उसकी तादाद उनके अपने लश्कर से कई गुना कम थी। अब जबकि उनके दाएं बाएं और पुश्त की जानिब से भी हमले शुरू हो गए थे और उन तक ये खबरें भी पहुंच गई थी कि दाएं जानिब से ज़िदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से सादुद्दौला गोहर उन पर यलगार कर गए हैं, तब सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी की सारी उम्मीदें, उनके सारे वलवले जवाब दे गए थे। इसलिए कि वो तो ये सोचे बैठे थे कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों अपने लश्करियों के साथ गुर्जिस्तानियों और रोमनों की जमीनों पर बरसरे पैकार हैं। अब जो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि वो उनके दाएं बाएं और पुश्त की तरफ से हमलावर हो गए हैं, तो जो वो अपनी फतह की उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे वो सारी गर्क ही गर्क होकर रह गई थी। अब वो अपने आप को बचाने की तदबीरें करने लगे थे, लेकिन ऐसी भी उन्हें कोई तदबीर नजर न आ रही थी जिससे काम लेते हुए वो कम अज कम अपनी जानें महफूज करते हुए रे की तरफ भागें। इसलिए कि रे शहर की तरफ भागने के लिए जिस कदर रास्ते थे वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले ही मसदूद करके रख दिए थे। अब जंग कुछ इस तरह जोरों पर थी कि जैसे आतिशफिशां फट पड़ा हो। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के लश्कर की हालत सुल्तान अल परसलान के लश्कर के सामने ऐसी थी जैसे पानी के एक छोटे से हिस्से के इर्द गिर्द ना बुझने वाली भड़कती हुई आग ही आग फैल गई हो। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ज्यादा देर तक चारों तरफ से जंग के बढ़ते हुए दबाव को बर्दाश्त न कर सके और अब सूरत हाल ये पैदा होती चली गई थी कि दाएं जानिब से ज़िदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से सादुद्दौला गोहर उनके लश्कर के अंदर दूर तक घुसते चले गए थे। अचानक सुलेमान उस दो तरफा हमले की जद में आ गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उसके लश्कर में जब यह खबर फैली कि सुलेमान जंग में मारा जा चुका है तो उसके लश्करी जी छोड़ बैठे वो इधर उधर भागने लगे। अमीदुल मुल्क कंदूरी की सारी उम्मीदें, वसवसों और उसके सारे वलवले खौफो हिरास का शिकार होकर रह गए थे। वो जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो सामने की तरफ से सुल्तान अल परसलान, साद बिन मंसूर और जामे अरबनी और पहलू और पुश्त की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उसका और उसके एक एक लश्करी का कत्लेआम करके रख देंगे। इसी बिना पर उसने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए और अपने लश्करियों को भी उसने जंग बंद कर देने का हुक्म दे दिया था। सुलेमान और अमीदुल मुल्क के जिस कदर लश्करी जंग से बचे थे और जिन्होंने हथियार डाले थे उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया था और उनके अतराफ में जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के लश्करियों को फैला दिया गया था। साथ ही जामे अरमनी और साद बिन मंसूर को सुल्तान अल परसलान ने सख्ती के साथ हुक्म दिया था कि जंग से बचने वाले इन लश्करियों की बड़ी कड़ी निगरानी की जाए। उसके बाद सुल्तान ने अमीदुल मुल्क को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया जो जंग में जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस वक्त वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को सुल्तान अल परसलान के सामने पेश किया गया तो उस वक्त सुल्तान के करीब ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, वजीर निजामुल मुल्क तूसी और सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सलजोकी भी खड़े हुए थे। सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर तक अमीदुल मुल्क कंदूरी को सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखता रहा। उस मौके पर अमीदुल मुल्क कंदूरी भी सर से लेकर पांव तक खौफ और डर के मारे पसीने और अर्क में डूबा हुआ था। फिर सुल्तान अल परसलान की आवाज सुनाई दी, अमीदुल मुल्क कंदूरी, अगर तुमसे चंद अफाले बद ना हुए होते तो यकीनन जिस तरह जंग के बाद तुम्हें मेरे सामने पेश किया गया है, कसम खुदाए लाजवाल की मैं तुम्हें माफ कर देता। जहां भी तुम जाना चाहते बाखुशी तुम्हें जाने की इजाजत दे देता। पर अमीदुल मुल्क कंदूरी, तेरा बुरा हो तूने बागी और सरकशों से भी बढ़कर हमारे खिलाफ मुजाहिरा किया। तेरा पहला कभी फेल ये है कि तूने मेरे चचा तुगरल को मेरी वली अहदी मंसूख करके सुलेमान को वली अहद बनाने पर उकसाया। इस सिलसिले में सुलेमान की मां ने भी तेरे साथ साजबाज की थी, जवाहिरात और एक भारी रकम भी मुहैया की थी। तेरे सारे अहवाल तफसील के साथ मेरे पास पहुंचते रहे हैं। अमीदुल मुल्क कंदूरी, गो मैं मर्व में था लेकिन मेरे लिए काम करने वाले निशापुर में मौजूद थे। अमीदुल मुल्क कंदूरी, तुमसे दूसरा बुरा फेल ये सरजद हुआ कि जिस वक्त तूने सुलेमान को सुल्तान बनाया और एक बहुत बड़ी कुव्वत लेकर निशापुर से रे मुंतकिल हो गया तो मेरे चचा तुगरल के वो जानिसार जर्नैल जो मेरे लिए खलूस रखते थे और वो अपने अपने लश्करियों को लेकर निशापुर से मर्व पहुंच गए, उनकी गैर मौजूदगी में तूने उनके अहले खाना को हलाक कर दिया।
हलाक होने वालों में मेरे अजीज भाई ज़िदाक बिन तुगराई के माँ बाप भी शामिल थे। अमीदुल मुल्क ये ऐसा कभी फेल है जिसको कोई भी इंसाफ पसंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीदुल मुल्क कंदूरी, तुझे किस ज़ौम ने धोखे में डाल दिया था कि सुलेमान के साथ मिल जाने के बाद तू बहुत बड़ी कुव्वत हासिल कर लेगा और हमें अपने सामने जेर और मगलूब कर लेगा। अमीदुल मुल्क कंदूरी, ये खबरें भी मुझ तक पहुंच गई हैं कि सुलेमान की मां ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम सुलेमान को वली अहद बनवा दो तो मेरे चचा तुगरल के बाद जब सुलेमान सुल्तान बनेगा तो तुम्हें वजारत की इमारत पर कायम रखा जाएगा। देख, अब कुदरत और किस्मत दोनों ही मेरे हक में फैसला कर चुकी हैं, लिहाजा मैं तेरे कत्ल का हुक्म देता हूं। सुल्तान की तरफ से अमीदुल मुल्क के कत्ल का हुक्म जारी होते ही अमीदुल मुल्क कंदूरी को सुल्तान के सामने से हटा लिया गया था। अब रे शहर में कोई मुजाहमती कुव्वत ना थी जो सुल्तान अल परसलान की राह रोकती, लिहाजा एक फातेह की हैसियत से सुल्तान अल परसलान अपने पूरे लश्कर के साथ रे शहर में दाखिल हुआ। रे शहर में जिस वक्त सुल्तान अल परसलान दाखिल हुआ तो एक खातून सुल्तान अल परसलान की तरफ भागती हुई आई। वो अपने चेहरे, अपने जिस्म को स्याह रंग की आबा में ढांपे हुए थी। सुल्तान के करीब आकर उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। सुल्तान उसे पहचान गया। वो खलीफा बगदाद कायम बी अमरिल्ला की बेटी सैयदा खातून थी। उससे अल परसलान के चचा तुगरल ने आखिरी उम्र में शादी की थी। खलीफा बगदाद की बेटी सैयदा खातून को देखते ही सुल्तान अल परसलान उसके एहतराम, उसकी इज्जत के लिए अपने घोड़े से कूद गया। सुल्तान की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई, सादुदौला गोहर, निजामुल मुल्क तूसी, सुल्तान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी, सादुदौला गोहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी भी अपने घोड़ों से उतर गए थे। सुल्तान अल परसलान के करीब आने के बाद सैयदा खातून रुकी, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, अल परसलान मेरे अजीज, मैं तुम्हें फतह पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। बुरा हो सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी का, ये लोग मुझे जबरदस्ती निशापुर से यहाँ ले आए। शायद मुझे साथ रखने से वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो खलीफा बगदाद की बेटी होने की वजह से उन्हें दो तरह की हिमायत हासिल हो जाएगी। एक ये कि लोग एहतरामन मेरी वजह से इनका साथ देंगे, दूसरा मेरे इनके साथ होने की वजह से शायद खलीफा बगदाद की हिमायत इन्हें हासिल हो जाए। लेकिन इन नामुरादों को कुछ भी ना हासिल हुआ और इन्हें अपने मकाफात अमल और कैफरे किरदार का सामना करना पड़ा। सैयदा खातून जब खामोश हुई तो अल परसलान ने बड़ी आजजी, बड़ी इरादतमंदी से सैयदा खातून को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सैयदा खातून, मुझे बेहद शर्मिंदगी और अफसोस है कि सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ना आकिबत अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए आपको जबरदस्ती निशापुर से रे ले आए। सैयदा खातून, मैं आप पर इंकशाफ करूं कि रे शहर के बाहर होने वाली जंग में सुलेमान मारा जा चुका है। अमीदुल मुल्क को उसके आमाले बद की वजह से मैंने कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। अब कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो आपके इरादों में हाइल हो। सैयदा खातून, अब जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जिस जगह भी आप कयाम करना चाहेंगी मैं अल परसलान आपके लिए वहां बेहतरीन कयामगाह का इंतजाम करूंगा। अल परसलान जब खामोश हुआ तो सैयदा खातून फिर बोल पड़ी, अल परसलान मेरे अजीज, सुलेमान की मां को भी सुलेमान के जंग में मारे जाने की इत्तला हो गई है, लिहाजा उसे यकीन था कि जब फातेह की हैसियत से तुम शहर में दाखिल होगे तो उसकी मौत का हुक्म जारी कर दोगे। लिहाजा वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ शहर से निकलकर भाग गई है। किधर गई है किसी को कुछ खबर नहीं। इस पर सुल्तान अल परसलान मुस्कुराते हुए कहने लगा, सैयदा खातून, ये सुलेमान की मां का फरेब, उसकी नजर का धोखा और उसके जहन की कम फहमी थी। कसम खुदाए वाहिद व जुल जलाल की, अगर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के मारे जाने के बावजूद सुलेमान की मां रे में कयाम करती तो मैं उसका एहतराम करता, उसके बेटे सुलेमान के मारे जाने पर उससे अफसोस करता और जहां वो रहना चाहती, जिस शहर को भी जाना चाहती, मैं उसे भिजवाता और उसके नानो नफका के अलावा उसकी रिहाइश का उम्दा इंतजाम करता। हालांकि उसने अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी। मेरी बेहतरी के लिए उसने कोई काम ना किया था। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर के लिए रुका। उसके बाद दोबारा सैयदा खातून को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सैयदा खातून, जो कुछ हुआ उसे आप फरामोश कर दीजिए। मुझे आप ये कहिए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगी। अगर आप रे में कयाम करना चाहती हैं तो आपके लिए रिहाइश का उम्दा इंतजाम किया जाएगा, इसलिए कि मैं अब रे को अपना मरकजी शहर बनाने का अज़्म किए हुए हूँ। मैं अपने सारे अहले खाना और जर्नैलों के अहले खाना को भी अपने साथ लेकर आया हूँ और अब मुस्तकिल रे ही में कयाम करूंगा। अगर सैयदा खातून तुम निशापुर में कयाम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए उसका भी एहतमाम करने के लिए तैयार हूँ।
इस पर सैयदा खातून थोड़ी देर जेर लब मुस्कुराती रही, खुशी से अल्प अरसलान की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, अल्प अरसलान मेरे अजीज, खुदावंदे कुद्दूस तुम्हें हमेशा दुश्मन के मुकाबले में कामयाब कामरान रखे। अगर तू बुरा ना माने तो मेरे अजीज तू मुझे बगदाद भिजवा दे, वहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन पुरअमन और खुशी में गुजार सकूंगी। कहते हैं सुल्तान अल्प अरसलान ने फिलफौर सैयदा खातून को बगदाद की तरफ भिजवाने के अहकामात जारी किए। चंद दस्ते सैयदा खातून के हमरा रवाना किए जो उसे बाहिफाजत बगदाद पहुंचा सके। उसके साथ ही खलीफा बगदाद को सारे हालात सुल्तान अल्प अरसलान ने लिख भिजवाए। साथ ही खलीफा को यह भी पैगाम भेजा कि अमीरुल मुल्क सैयदा खातून को जबरदस्ती निशापुर से रे ले गया था ताकि अपने लिए फवायद हासिल कर सके, लेकिन वो सैयदा खातून की ख्वाहिश के मुताबिक उसे बगदाद रवाना कर रहा है। कहते हैं कि खलीफा कायम बि अमरिल्लाह सुल्तान अल्प अरसलान की उस कारगुजारी पर ऐसा खुश हुआ कि सुल्तान अल्प अरसलान को उसने जियाउद्दीन का खिताब अता किया और साथ ही कीमती खिलत भी अता किए, और एक फरमान के जरिए खलीफा बगदाद ने बगदाद में भी सुल्तान अल्प अरसलान का खुतबा जारी करने का हुक्म दे दिया था। रे शहर से बाहर सुलेमान को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने अहले खाना और अपने जर्नैलों और दीगर के लवाहिकीन को रे शहर में बसाया। अब रे शहर को उसने अपना मरकजी शहर करार दिया। उसकी तामीर व तंजीम में सुल्तान अल्प अरसलान अपने जर्नैलों के साथ दिन रात मसरूफ हो गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। मगरिब की समत डूबते सूरज की वजह से गहरे बादल कुछ इस तरह हो गए थे जैसे धनिक पर बदलियां तैर गई हों। कोहिस्तानी सिलसिले में रोजबा और बारबक दोनों बहन भाई घर जाने के लिए बड़ी तेजी से जानवरों को इकट्ठा करने लगे थे। बारबक और रोजबा अभी अपने जानवरों को इकट्ठा ही कर रहे थे कि बस्ती की तरफ से उनका बाप अली जाक अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया। उसकी पीठ पर ढाल बंधी हुई थी, हाथ में तलवार थी और जीन के साथ एक तरफ कमान और दूसरी तरफ तीरों से भरा हुआ तरकश था। अपने बाप को उस हालत में देखते हुए रोजबा और बारबक दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। उनके बाप के अंदाज से भी फिक्रमंदी झलकती थी। फिर दोनों बहन भाई भागते हुए अपने बाप की तरफ बढ़े। अली जाक अपने घोड़े से उतरा और जल्दी से अपनी बेटी रोजबा और बेटे बारबक को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बच्चों जल्दी करो, अंजाज के नए हुक्मरान बकरात ने मुसलमान बस्तियों पर हमला कर दिया है। वो मुसलमानों की बस्तियों को लूटता आग लगाता चला जा रहा है। साथ वाली बस्तियों से कुछ लोग हमारे यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने ही इतला दी है कि अंजाज का हाकिम बकरात आंधी और तूफान की तरह मुसलमान बस्तियों पर छाता चला जा रहा है। मेरे बच्चों, सारी बस्ती ने मिलकर अपने कुछ मुखबिर मुकर्रर किए थे। गो उन्होंने बकरात के हमले की पहले से इत्तला कर दी थी। इसके बावजूद वो लोग जिनके यहाँ तय खाने नहीं थे मारे गए हैं। जिनके पास तय खाने हैं वो अपने आप को तय खानों में महफूज कर गए हैं। जल्दी करो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी माँ को तय खाने में बिठा कर आ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो हमलावर हमारी बस्ती तक भी पहुंच जाए और हम तीनों का वहां जाना मुश्किल और मुहाल होकर रह जाए। इस पर रोजबा बेचारी बड़ी बेबसी और लाचारगी से अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाप, आप चलें, मैं और भाई दोनों अपने रेवड़ को हाँक कर आपके पीछे आते हैं। इस पर अली जाक ने बड़ी तेजी से अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, कैसी हिमाकत की बातें करती हो। तुम मेरी बड़ी साहिबे फिरासत और अक्लमंद बेटी हो। मेरी बच्ची, रेवड़ के जानवरों को भूल जा। उनकी निस्बत तुम दोनों की जानें मुझे ज्यादा अजीज हैं। तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें अपने पीछे बिठाता हूं। बारबक को अपने आगे बिठाने के बाद बस्ती की तरफ जाएं और तय खाने में जाकर महफूज हो जाएं। मेरे बच्चों, वक्त जाया ना करो। दुश्मन आंधी और तूफान की तरह मुसलमान बस्तियों पर छाता चला जा रहा है। अपने बाप अली जाक की बात मानते हुए रोजबा आगे बढ़कर घोड़े पर बैठना ही चाहती थी कि चौंक पड़ी। एकदम वो हरकत में आई, अपने बाप के घोड़े की बाग पकड़ते हुए उसे वो नशेब में ले गई। उसकी उस हरकत पर अली जाक चौंक कर कहने लगा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या हुआ? अली जाक ने देखा उस मौके पर रोजबा बेचारी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर उसने खौफ और वहशत भरी आवाज में अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरे बाप, जरा अपनी बस्ती की तरफ देखिए। अली जाक ने जब मुड़कर अपनी बस्ती की तरफ देखा तो बेशुमार मुसल्लह सिपाही उनकी बस्ती में दाखिल हो रहे थे। ये हमलावर थे और कुछ हमलावर उस कोहिस्तानी सिलसिले का भी रुख कर रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए अली जाक फौरन अपने घोड़े से उतर गया। घोड़े के मुंह से दहाना उसने उतार दिया। उसने घोड़े को दहाने की रस्सी मारते हुए रेवड़ की तरफ हाँक दिया था। फिर उसके बाद वो रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब बस्ती की तरफ हमारा जाना मुश्किल हो गया है। मैंने घोड़े को इसलिए रेवड़ की तरफ हाँक दिया है
ताकि किसी को शक ना हो कि कोई इस घोड़े पर बैठकर इस तरफ आया था। अब तुम दोनों बहन भाई बड़ी तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ, वक्त जाया मत करो। रोजबा मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुझे अपने रेवड़ की बड़ी फिक्र होगी, पर मेरी बच्ची, मेरी जान, इस मौके पर रेवड़ को भूल जाओ। रेवड़ की निस्बत मेरी बच्ची अपनी जानें बड़ी अजीज हैं। दुश्मन न जाने हमारे साथ क्या सलूक करेगा। फिर रोजबा और बारबक दोनों के बाजू पकड़ते हुए अली जाग कोहिस्तानी सिलसिले में एक तरफ भागने लगा था। बर्फबारी लम्हा ब लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी। अली जाग दोनों बहन भाई को अपने साथ दौड़ाता हुआ बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर घुसता चला गया था। फिर अचानक एक जगह वो रुका, मुड़कर पीछे देखा। कुछ मुसल्लह सिपाही कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर नमूदार हुए थे और वो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर और नीचे चरते हुए जानवरों को देखते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। जिस जगह अली जाग, रोजबा और बारबक खड़े थे, वहां से दुश्मन के सिपाही उन्हें देख नहीं सकते थे। अली जाग फिर रोजबा और बारबक को खींचते हुए मजीद आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे जाकर बाएं जानिब छोटा सा एक गार था। शायद वो अली जाग का पहले से देखा हुआ था। गार के पास जाकर अली जाग रुक गया। पहले उसने अपनी ढाल, कमान, तीरों भरा तरकश और तलवार उस गार के अंदर रखी। कुछ पत्थर उठाकर वो गार के मुंह के आगे फेंकने लगा था, ताकि किसी को शक ना हो कि इस गार के अंदर कोई है। इस काम में रोजबा और बारबक भी उसकी मदद करने लगे थे। काफी पत्थर गार के मुंह पर फेंकने के बाद तीनों गार के अंदर घुस गए और अली जाग ने रोजबा और बारबक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, तुम दोनों बहन भाई यहीं बैठो। मैं गार के ऊपर एक चट्टान की ओट में बैठता हूँ और देखता हूँ कि जो मुसल्ला जवान इस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आए थे वो क्या कर रहे हैं। तुम फिक्रमंद मत होना, मैं इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गार मेरा देखा हुआ है, फिर इसके ऊपर जो चट्टाने हैं उनके महल्ले वकूफ से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर रोजबा और बारबक के जवाब का इंतजार किए बगैर अली जाग ने कमान कंधे से लटकाई। तीरों भरा तरकश उसने संभाला। तलवार और ढाल को उसने रोजबा और बारबक के पास छोड़ा। फिर वह उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ा जिसके अंदर गार था। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाकर अली जाग ने देखा अब काफी मुसल्ला जवान वहां जमा हो गए थे और वो उनके रेवड़ को हाँकते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। अली जाग के देखते ही देखते सारे मुसल्ला जवान रेवड़ को हाँक कर ले गए थे। इस पर अली जाग ने किसी कदर इत्मीनान का सांस लिया। चट्टानों के ऊपर से नीचे उतरकर वो गार में आया और बारबक और रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो मेरे बच्चों, दुश्मन के वो मुसल्ला जवान जो इस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आए थे वो अब हमारे रेवड़ को हाँकते हुए उस पर कब्जा करने के बाद वापस जा चुके हैं। हम तीनों थोड़ी देर इसी गार में बैठकर इंतजार करते हैं। जब तारीकी गहरी होती है तो घर की तरफ लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम तीनों बाखैरियत अपने घर पहुंचकर तय खाने में घुसने में कामयाब हो जाएंगे। अली जाग जब खामोश हुआ तो सरगोशी और राजदारी के अंदाज में हसीन रोजबा ने अपने बाप को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, माँ का क्या बना होगा? मैं उसके मुतालिक बड़ी फिक्रमंद हूँ। कहीं हमलावर उसे पकड़ने में। यहाँ तक कहते कहते रोजबा बेचारी की दुख और गम में आवाज बिखर और रुंध गई थी। उसकी हालत देखते हुए अली जाग ने उसकी पेशानी को चूमा, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसका सर अपने शाने से लगाते हुए बड़े प्यार से कहने लगा, रोजबा, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी है। मेरे बच्चे, अगर तू हौसला हार देगी तो जो तेरा छोटा भाई बारबक है उसका क्या होगा? हौसला रखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी माँ बिल्कुल महफूज है, इसलिए कि मैं खुद उसे तय खाने में बिठा कर आया था और उसे ताकीद करके आया था कि मेरे लौटने तक वो तय खाने से बाहर नहीं निकलेगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तय खाने में तुम्हारी माँ बिल्कुल महफूज है। अपने बाप की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी कदर मुतमईन हो गई थी। फिर तीनों उस गार में बैठकर इंतजार करने लगे थे। बर्फबारी अब तेज हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकियां मजीद गहरी होती हुई चारों तरफ नाच उठी थी। काफी देर तक वो उस गार में बैठे रहे। फिर अली जाग ने रोजबा और बारबक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, मेरे ख्याल में दुश्मन के लश्करी हमारी बस्ती पर हमलावर होने के बाद लूटमार और कत्लो गारत का बाजार गर्म करके कहीं पड़ाव कायम कर चुके होंगे और अपने पड़ाव में मुंतकिल हो चुके होंगे, इसलिए कि बर्फबारी तेजी से जारी है। मेरे बच्चों, मेरा अंदाजा है कि हमारी बस्ती में जिन लोगों के पास तय खाने हैं वो महफूज हो गए होंगे और तुम लोग जानते हो हमारी बस्ती में अक्सर लोगों के यहाँ तय खाने हैं। मेरे ख्याल में दुश्मन की तुर्कताज से अक्सर लोग महफूज ही रहे होंगे। मेरे बच्चों, अब राजदारी के साथ अपने घर का रुख करें, अल्लाह हमारा मुहाफिज व मोइन साबित होगा। फिर अली जाग ने तलवार और ढाल खुद संभाल ली। कमान उसने रोजबा के कंधे से लटकाई और फिर तरकश उठाते हुए उसने रोजबा को मुखातिब किया,
रोजबा मेरी बेटी, तलवार और ढाल मैं संभालता हूँ। मेरी बेटी, तीर कमान तुझे देता हूँ, इसलिए कि तेरा निशाना बड़ा बेखता है। इस पर रोजबा फौरन बोल उठी और अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तलवार के फन में मैं आपसे बेहतर सलाहियत का मुजाहिरा कर सकती हूँ। जहां तक मैं जानती हूँ आपका निशाना भी बड़ा बेखता है, लिहाजा कमान और तीर आप अपने पास रखें, तलवार और ढाल मुझे दे दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ तलवार और ढाल से मैं आपकी निस्बत बेहतर काम ले सकती हूँ। अली जाग ने अपनी बेटी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। तलवार और ढाल उसने रोजबा को थमा दी। रोजबा के कंधे से कमान उतारकर उसने अपने कंधे से लटका ली और तीरों भरा तरकश उसने अपनी पुश्त पर बांध लिया था। फिर वो गार से निकलकर झुकते हुए कोहिस्तानी सिलसिले से निकलने की कोशिश करने लगे थे। कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर वो जमीन पर बैठ गए। फिर बैठे ही बैठे थोड़ी दूर तक वो अपनी बस्ती की तरफ गए। आगे जाकर जौ के खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर तीनों उठे और झुकते हुए जौ के खेतों में बड़ी तेजी से अपनी बस्ती की तरफ बढ़ने लगे थे। जौ के खेतों में होते हुए बगैर किसी खतरे और अंदेशे के तीनों अपने मकान के पुश्ती हिस्से की तरफ पहुंच गए थे। वहां एक जगह अली जाक रुक गया। उसने देखा उसके मकान का पुश्ती दरवाजा टूटा पड़ा था। शायद हमलावर वहां दाखिल हुए थे और तोड़ फोड़ करके वापस जा चुके थे। उस मौके पर अली जाक ने रोजबा और बारबक को मुखातिब करते हुए सरगोशी की, मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम आगे पीछे पुश्ती दरवाजे से अपने मकान में दाखिल होंगे। सामने अपने पुश्ती दरवाजे को देखो, वो टूटा पड़ा है। शायद दुश्मन बस्ती में कार्रवाई करने के बाद वापस जा चुके हैं। बच्चों, हम इस वक्त भी खतरे में हैं। मेरे बच्चों, आगे मैं होऊंगा, दरमियान में बारबक तुम रहना, रोजबा मेरी बेटी तुम पीछे रहना। इस पर रोजबा ने अपने बाप की उस तजवीज से इख्तलाफ करते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरे बाप, मैं आपकी इस तजवीज से इख्तलाफ करती हूँ। आगे मैं रहूंगी, इसलिए कि मेरे पास तलवार और ढाल होगी। और फिर जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं, मैं सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, आपका जवान बेटा भी हूं। और जवान बेटा अपने बूढ़े बाप और छोटे भाई की एहसन तरीके से हिफाजत कर सकता है। ऐ मेरे बाप, आगे मैं रहूंगी, दरमियान में बारबक और पीछे आप रहेंगे। अगर कोई सामने की तरफ से हमलावर होता है तो मैं उसे रोकूंगी। मेरी मदद करते हुए आप पुश्त की तरफ से उस पर तीर भी चला सकते हैं। इस तरह हम दोनों बाप बेटी मिलकर आसानी के साथ दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। उसके बाद सरगोशी में उसने फिर रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी और बारबक मेरे बेटे, गौर से सुनो। अपने मकान में दाखिल होते हुए ना कोई खटका करना है और ना एक दूसरे को मुखातिब करके कुछ कहना है। उसके साथ ही रोजबा आगे आ गई। दरमियान में बारबक को रखा गया और अली जाक खुद पीछे चला गया था। इस तरह तीनों एक कतार में तकरीबन जमीन पर रेंगते हुए अपने मकान के पुश्ती दरवाजे की तरफ बढ़े थे। तीनों ना कोई खटका कर रहे थे, ना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आगे पीछे खौफजदा अफराद की तरह वो अपने मकान के उजड़े हुए सहन में दाखिल हुए थे। सहन बर्फ से भरा हुआ था, जिसकी वजह से यह आसानी हो रही थी कि चलते वक्त कोई आवाज पैदा ना हो रही थी। सहन से गुजरने के बाद वो अपने मकान के उस कमरे में दाखिल हुए जिसके नीचे तहखाना था। फिर आगे बढ़कर अली जाक ने एक पत्थर पर हाथ मारा। साथ ही वो अपना मुंह पत्थर के पास ले गया और सरगोशी के से अंदाज में कहने लगा, रोजबा और बारबक की माँ, पत्थर उठा दो। मैं अली जाक हूँ, रोजबा और बारबक को अपने साथ ले आया हूँ। जल्दी करो, बाहर खतरात मंडला रहे हैं। यहाँ तक कहते कहते अली जाक रुक गया, इसलिए कि बाहर उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। कोई किसी को मुखातिब करके कह रहा था, लगता है इस मकान में कोई दाखिल हो गया है। मैं यहाँ किसी की आवाज सुनता हूँ, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। उस आवाज का सुनना था कि रोजबा तड़प कर अपनी जगह से उठी, बाप को मुखातिब करके कहने लगी, ऐ मेरे बाप, आप और बारबक दोनों यहीं बैठे रहें। हमारे घर में कुछ दुश्मन हैं। जहां तक मैं बोलने वाले की गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुकी हूं, यहां सिर्फ 2 दुश्मन हैं। मेरे बाप, आप बारबक को लेकर यहीं रहें। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी होती हूं। अगर इधर कोई आता है तो मैं आसानी के साथ उससे निपट सकूंगी। उसके साथ ही तकरीबन जस्त लगाते हुए वो अपनी तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए रोजबा दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक मुसल्ला जवान कमरे के दरवाजे से नमूदार हुआ। जो ही उसकी निगाह कमरे के एक तरफ बैठे अली जाक और बारबक पर पड़ी, उसने चिल्लाकर अपने किसी साथी को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे भाई, तेरा और मेरा काम बन गया है। इस घर में कोई घुस आया है। लगता है ये दोनों बाप बेटे हैं और इस घर के मालिक हैं। इस घर में जरूर कोई तहखाना होगा जिसके अंदर ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में तहखाने के अंदर कुछ मजीद लोग भी हैं जिन्हें ये तहखाने का ढक्कन खोलने के लिए कह रहे थे। देख मेरे भाई, जल्दी इधर आ। पहले इन दोनों पर काबू पाएं, फिर इनसे तहखाना खुलवाते हैं।
इस तहखाने में दीगर लोगों के अलावा इस घर का असासा भी होगा जो तेरे मेरे काम आएगा। आने वाला वो मुसल्ला जवान यहीं तक कह पाया था कि अचानक दरवाजे की पुष्ट से रोजबा निकली। अपनी तलवार का दस्ता इस जोर से उसकी कनपट्टी पर मारा कि वो चकराता हुआ जमीन पर गिर गया था, दोबारा उठ ना सका था। इतनी देर तक जब उसका दूसरा साथी करीब आया तो रोजबा फिर दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी। अली जाग अपनी जगह से उठा, अपनी कमान सीधी की, तीर चिल्ले पर चढ़ाया और आने वाले को ललकारते हुए कहने लगा, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो याद रखना मेरे तीर तुम्हें छलनी कर देंगे। याद रखना मेरा निशाना बड़ा बेखता है और एक तीर भी जाया नहीं जाएगा। आने वाला दूसरा सरासीमगी के आलम में अपने सामने अली जाग की तरफ देख ही रहा था कि एक बार फिर ओट से रोजबा निकली और उसकी कनपटी पर अपनी तलवार का दस्ता ऐसे जोर से मारा कि उसे भी फर्श पर गिरा कर रख दिया था। फिर रोजबा ने अपने बाप अली जाग और भाई बारबक को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे मकान में ये सिर्फ 2 ही दुश्मन थे। अगर ये ज्यादा होते तो ये बाकी को भी दावत देते। पहले ने अपने एक साथी को बुलाया, इसका मतलब है यहाँ 2 के अलावा कोई और नहीं है। मेरे बाप, आओ इन्हें घसीट कर अपने मकान से बाहर दूर जो के खेत में ले जाएं और वहां इनका खात्मा करने के बाद फिर वापस आएं। अली जाक और बारबक दोनों ने रोजबा की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर तीनों हरकत में आए। दोनों दुश्मनों को घसीटते हुए वो अपने मकान से बाहर जरा दूर जो के खेत में ले गए। वहां उन दोनों का गला घोंट कर उनका खात्मा कर दिया गया था। उनके पास जिस कदर नकदी और दीगर कीमती अशिया थी उन पर भी कब्जा कर लिया। उनके हथियार भी उनसे ले लिए थे। फिर वो बड़ी तेजी से एक बार फिर अपने मकान में दाखिल हुए थे। जब वो उस कमरे में आए तो उन्होंने देखा तहखाने का ढक्कन उठा हुआ था और तहखाने से बाहर बड़ी बेचैनी से अनाबेल उनकी मुंतजिर थी। जब वो तीनों दोबारा कमरे में आए तो अनाबेल ने बड़ी परेशानी से उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, जल्दी जल्दी तहखाने में उतरो, ढक्कन बंद करें, बाहर अभी कोई गुफ्तगू ना करना, गली कूचों में भी दुश्मन के सिपाही फिर रहे होंगे। उसके साथ ही चारों बड़ी तेजी से तहखाने में दाखिल हुए और तहखाने का ढक्कन उन्होंने पहले की तरह अंदर से बंद कर दिया था। तहखाने में उतरने के बाद अचानक अनाबेल ने बारी बारी रोजबा और बारबक को अपने साथ लिपटा लिया और दोनों बच्चों को उसने जी भर के प्यार किया। फिर चारों तहखाने में एक तरफ बैठ गए। उसके बाद अनाबेल ने सरगोशी के अंदाज में अपने शोहर अली जाक को मुखातिब किया था, बारबक के बाप, मुझे बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती रही थी। वो इस कमरे में भी दाखिल हुए थे। मैंने अंदाजा लगाया कि वो दुश्मन के लश्करी होंगे। अनाबेल यहीं तक कहने पाई थी कि बड़ी धीमी आवाज में उसे मुखातिब करते हुए रोजबा बोल पड़ी, ऐ मेरी माँ, बाहर दुश्मन के 2 सिपाही हमारे मकान में बैठे हुए थे। हम तीनों पुश्ती दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। बाप आपको तहखाने का ढक्कन उठाने के लिए कह रहे थे। उनमें से एक ने हमें देख लिया पर हमने उनका खात्मा कर दिया और बाहर जो के खेत में फेंक आए हैं। इस पर बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी से अनाबेल ने अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बेटी, अगर तुम लोगों ने उनका खात्मा कर दिया है तो यकीनन उनका खून भी घर में गिरा होगा। इस तरह हमलावर ये जान सकते हैं कि यहाँ उनके साथियों को हलाक किया गया है। ऐसी सूरत में क्या हमारे लिए मुसीबतें ना उठ खड़ी होंगी? जवाब में रोजबा के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ऐ मेरी माँ, हमने उन्हें इस तरह कत्ल किया है कि किसी का खून यहाँ नहीं गिरा। उसके बाद रोजबा ने दुश्मन के लश्करियों के आने, अपने दरवाजे के पीछे छुप जाने और उन्हें तलवार की जरब लगाने की सारी रुदात तफसील के साथ सुना डाली थी। इस पर अनाबेल खुश हो गई थी। जवाब में वो थोड़ी देर तक रोजबा की तरफ अजीब से अंदाज में देखती रही, फिर दबी दबी मुस्कुराहट में कहने लगी, रोजबा, तेरा बाप अक्सर कहा करता था कि रोजबा मेरी बेटी नहीं बेटा है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तूने वाकई अपने बाप के अल्फाज को सच कर दिखाया है। तूने दुश्मन के 2 सिपाहियों का खात्मा करके साबित कर दिया है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, के तू अली जाग की सिर्फ बेटी ही नहीं बेटा भी है। अनाबेल की उस गुफ्तगू से जहां रोजबा खुश हो रही थी वहां अली जाक और बारबक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर रोजबा ने अपने बाप अली जाक को मुखातिब किया, ऐ मेरे बाप, कब तक हम इस तहखाने में दिन गुजारेंगे? कब तक अंजाज के ये हुक्मरान आग की चक्की की तरह मुसलमानों को पीसते रहेंगे? रोजबा की उस गुफ्तगू से अली जाक, अनाबेल और बारबक तीनों बेचारे गमजदा और मलूल हो गए थे। फिर अली जाक ने किसी कदर अपने आप को संभाला। उसके चेहरे पर तबस्सुम सा नमूदार हुआ। एक निगाह बारी बारी उसने अपनी बीवी अनाबेल, अपनी बेटी रोजबा और बेटे बारबक पर डाली। फिर खसूसियत के साथ वो अपनी बेटी रोजबा को मुखातिब करके कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है अनकरीब कोई जिंदा दिल, बहादुर, दलेर और शुजा मुजाहिद उठेगा और इन शैतान सिफत दुश्मनों को निस्तो नाबूद करके रख देगा। अली जाग के खामोश होते ही रोजबा दोबारा बोल पड़ी, ऐ मेरे बाप,
वो कौन होगा जो मुसलमानों के जज्बात को जवान कर दे, जो उनके शामो सहर को रंगीन बना दे। रोजबा के उस इस्तफसार पर एक बार फिर अली जाग के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। उसने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है कि ऐसा जज्बात को जवान करने वाला, ऐसा बरके तिमसाल हमारा अपना सुल्तान अल परसलान होगा, जो मर्द आज़ाद और आहन शिकन है। मेरा दिल कहता है यही सुल्तान अल परसलान अन करीब अपने सालारों और मुजाहिदों के साथ इन इलाकों में नमूदार होगा। जिस दिन वो इस तरफ आया तो मेरी बेटी याद रखना, उस दिन हमारे दुश्मनों के लिए दश्ते दहर में फितरत की भरपूर आशुफ्तगी के अलावा और कुछ ना रहेगा। अपने बाप अली जाग की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी हद तक मुतमईन और आसूदा हो गई थी। उस मौके पर अनाबेल बोल पड़ी और सबको मुखातिब करके कहने लगी, मेरे ख्याल में अब गुफ्तगू का सिलसिला बंद करते हैं। सबसे पहले सब मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, फिर देखते हैं हालात क्या करवट लेते हैं। रोजबा, अली जाग और बारबक ने अनाबेल की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर चारों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो चारों उस तहखाने में आराम करने की खातिर लेट गए थे।